सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। नवाज शरीफ साहब इलाज के नाम पर ज़मानत हासिल कर चुके हैं और उनको 6 हफ्ते की ज़मानत मिली थी। ना तो अब तक उनकी कोई माइनर या मेजर सर्जरी हुई, ना ही वो मुस्तकिल तौर पर अस्पताल में दाखिल हुए, बल्कि वो अस्पताल जाते हैं और इतला दी जाती है मीडिया को कि उनका अस्पताल में मुआयना हुआ, जिसके बाद वो वापस रायवंड पैलेस लौट जाते हैं। हसन नवाज, हुसैन नवाज मुल्क से बाहर हैं। सुलेमान शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे, वो भी अदालती निज़ाम का सामना करने के बजाय मुल्क से बाहर हैं। शहबाज शरीफ साहब के दामाद अली इमरान भी पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का सामना करने के बजाय वो भी मुल्क से बाहर हैं। इसहाक डार साहब, नवाज शरीफ साहब के समधी, वो भी रियासती निज़ाम का सामना करने के बजाय मुल्क से बाहर हैं। हमजा शहबाज साहब को नैब ने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो हमजा शहबाज साहब ने गिरफ्तारी देने के बजाय अपने ही घर में छुपने को या अपने ही घर में पनाह लेने को ज़्यादा तरजीह दी, बजाय ये कि वो सामने आते, गिरफ्तारी देते और सामना करते पाकिस्तान के इस अदालती या एहतसाब के निज़ाम का, लेकिन वो इससे गुरेज आएँ। तो ये सारी सूरत हाल ये ज़ाहिर कर रही है कि शरीफ ख़ानदान मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करना चाहता है इस निज़ाम के साथ, सिवाय उसके कि नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी वापस आईं जब उनको सज़ा हुई, और उनको वापस आना था, क्योंकि अगर वो वापस ना आते तो ये बहुत तहकीर होती मुल्क के 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म के लिए कि उनको इंटरपोल के ज़रिए से गिरफ्तार करके लाया जाता। तो वो खुद वापस आए, उन्होंने गिरफ्तारी दी, वो एक अच्छा इकदाम था। लेकिन मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो इस वक्त ये सारा ख़ानदान जो है ये इस निज़ाम से, यानी अदालती निज़ाम से, एहतसाब के निज़ाम से गुरेज़ा है। अब जब ये इक़्तिदार में थे नवाज शरीफ साहब और इनकी साहबजादी जो है वो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठ के पूरी तरीके से अपनी सियासत और अपने सियासी मुस्तक़बिल का तयन कर रही थी, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी की खुद एतमादी का आलम क्या था। सबसे पहले मैं चाहूँगा ज़रा नवाज शरीफ साहब क्या कहा करते थे कि नवाज शरीफ जेलों से या गिरफ्तारियों से घबराता नहीं है। सुनाए सर। इस्लामाबाद से लाहौर गया, 4 दिन रास्ते में लगे, 4 दिन, वो भी एक अवामी रेफरेंडम था, आज भी अवामी रेफरेंडम है। नवाज शरीफ ना जेल से डरता है ना मौत से डरता है। नवाज शरीफ साहब जेल से नहीं डरते, लेकिन आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब मुसलसल इलाज के उज़्र को इस्तेमाल करते हुए वो अब जेल से बाहर आ चुके हैं। अब मरियम नवाज साहिबा क्या कहा करती थी उस ज़माने में, ज़रा ये भी सुनवा। स्ट्रगल मियाँ साहब ने शुरू की है, जिसका हिस्सा खुशकिस्मती से मैं भी हूँ। उनकी जो स्ट्रगल है उसकी मैं भी एक अदना सी सिपाही हूँ। उसमें इन खतरात को पेश नज़र नहीं रखा जाता। तभी कामयाबी मिलती है। जान को भी खतरा हो सकता है। अब 8 साल कैद बामुशक्कत भी हो गई है। अगर इन चीज़ों से डरते तो कभी ये काम शुरू ही ना करते। ये जो स्ट्रगल होती है ना, ये इस तरह की चीज़ों से भरी पड़ी है। मौत से न घबराने वाला, कैद बामुशक्कत से न घबराने वाला, जेलों से न घबराने वाला, हथकड़ियों से न घबराने वाला शरीफ ख़ानदान आज क्यों घबरा रहा है, इस पर बात करते हैं। आगाज़ में मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियो से। जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं साबिर शाह साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत ज़बरदस्त मुहक़्क़िक़ हैं, हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। साबिर शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और इस्लामाबाद स्टूडियो में कुछ ही देर में, बल्कि कुछ ही लम्हों में ज्वाइन करेंगे राजा आमिर अब्बास साहब, माहिर आईन कानून और साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रह चुके हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद स्टूडियो में। जनरल साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ। सर, मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब तो ये तासुर दे रहे थे कि वो किसी किस्म के किसी इंतहा से नहीं घबराते, वो हर इंतहा तक जाने को तैयार हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये ज़मानतें ले रहे हैं, कभी इलाज के नाम पर, कभी नैब गिरफ्तार करने आती है तो अपने घर में छुप जाते हैं। ये अब क्या माजरा है इस वक्त सर? देखिए, एक तो अमीर, जब आप ताकत के नशे में खड़े होकर बात करते हैं तो उसका लहजा, अल्फाज का चुनाव और आप जो कन्वे करना चाहते होते हैं मुख्तलिफ होता है। और जब इख्तिदार आपके पास नहीं रहता
और हुकूमतें आपके साथ नहीं होती और आपको फिर अपने जो माजी है उसका सामना करना पड़ता है, तो फिर हालात बड़े मुख्तलिफ हो जाते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारी लीडरशिप में कौल और फेल का जो तजाद है वो एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा बहुत खुल के सामने आ चुका है। इसमें ना सिर्फ ये कि इनके इस किस्म के ऐलानात में बहुत बड़ा तजाद है, बल्कि इनके जो बाकी जो इनके भी ऐलानात थे कि हम कौम को कहाँ से कहाँ उठा कर ले जाएंगे और पाकिस्तान को हम ये कर देंगे, पाकिस्तान को पता नहीं क्या बना देंगे, उसको अगर आज आप हाल देखते हैं तो आज ही मैं को देख रहा था कि अमेरिका के 3 कांग्रेसमैन ने अपने सेक्रेटरी ट्रेजरी को ख़त लिखा है कि पाकिस्तान को सुना है कि IMF इमदाद देने वाला है, तो आप उसको रोक दें। इसको हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दिया जाए। इससे पहले उनके जो सेक्रेटरी हैं उनके पोम्पियो, उन्होंने भी इसी किस्म की बात की थी। यानी पाकिस्तान के इर्द गिर्द माली तौर पर भी घेरा तंग करने की पूरी तरह तैयारी हो चुकी हुई है। और ये क्यों हो रहा है कि पाकिस्तान की जो माली अबतरी है इस वक्त, जिसमें डेफिनेटली इस हुकूमत का भी जो है उसका कसूर तो है, लेकिन जो हमें हैंड ओवर हुआ है आज का हालात जो है, आज से 3-4 साल पहले दुनिया ये बात कर रही थी और हम जैसे लोग जो थोड़ा बहुत समझ बूझ रखते हैं, हमें ये अंदाज़ा था कि पाकिस्तान के वो मुकाम आने वाला है जब पाकिस्तान अपने कर्ज़ वापस नहीं कर सकेगा, पाकिस्तान को कहीं से इमदाद नहीं मिलेगी और फिर पाकिस्तान से वो मुतालबात किए जाएंगे जो शायद हमारी कौमी गैरत और हमीयत के इंतहाई मुनाफी होंगे। आज अगर आप देखते हैं पाकिस्तान जिस इब्तिला में गिरफ़्तार है, तो ये जो हमारे इकनॉमिक हिटमैन थे और जिनमें जो भी मियाँ साहब की बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इनका भी इसमें कोई रोल है। तो आज हम वहाँ पर जा खड़े हैं, ये अगर ये इस किस्म की बातें ना करते, इनको जो कहते थे और उसी पे अमल भी करते, तो आज पाकिस्तान इस स्टेज पे गिरफ़्तार ना होता, ना ये ख़ुद इस हालत में होते, ना कोई दूसरा पाकिस्तान की हालत होती। तो इनके बारे में तो मैं कहता हूँ और बात करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है कि जिस तरीके से उन्होंने एक बयानिया चलाया था जब इनको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया, क्योंकि फेडरल हुकूमत इनकी थी, पंजाब में हुकूमत इनकी थी, तो GT रोड पर लंबा एक बयानी चलाया और जुडिशरी के ख़िलाफ़ जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई, ये 5 जजों की जरूरत कि मुझे निकाल दें बाहर, मैं तो वहाँ का नुमाइंदा हूँ, आज फिर उसी जजों के सामने तो जाना पड़ रहा है इनको। उस वक़्त भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो 3 दफ़ा रह चुके थे, उनको पता होना चाहिए था कि आप जुर्म को सियासत नहीं बना सकते। जब आपने जुर्म को सियासत में ले आए हैं, तो फिर आज आप देखिए उसी सियासत को बचाने के लिए आपको किस हद तक जाना पड़ रहा है अपने लिए। तो ये एक तो ये बहुत बड़ी मासर ट्रेजेडी हुई है। फिर जो ये शुरू किया गया था, अदलिया को सड़कों पर घसीटा गया, सही। तो आज बदकिस्मती से ये है कि सियासत निज़ाम अदल में गिरफ्तार हो चुकी हुई है और हमारा निज़ाम अदल है उसको हमारी पार्टियों के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो बाकायदा सड़कों पर घसीटते फिर रहे हैं। ये ख्याल नहीं कर रहे हैं अगर वो सब कुछ ना करते तो उनको ये आज का दिन ये देखना ना पड़ता। अगर बेकसूर हैं तो फेस करें और सामने निकल जाएं बाहर। बिल्कुल सही है। साबिर शाह साहब, आपको याद होगा ख्वाजा बरादरान यानी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, वो भी लाहौर हाई कोर्ट के ज़रिए से गिरफ्तारी से काफ़ी अर्से तक बचते रहे, जबकि चेयरमैन नैब उनकी गिरफ्तारी के परवाने पर दस्तखत कर चुके थे। मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के, उन्होंने भी हिफाजती ज़मानत के लिए आज सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। और फिर हमजा शहबाज साहब, जैसे हमने आगाज़ में भी जिक्र किया कि वो भी मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि उनको गिरफ़्तार ना किया जाए। तो जिस निज़ाम अदल की जनरल साहब ने बात की है कि निज़ाम अदल जो है वो या तो दिया हुआ है इन्हीं सियासी अशराफिया का जो इस पर मुक़्तदिर हल्के में का हिस्सा रहे, या फिर इसी निज़ाम अदल को इन्होंने जारी रखा अपने ज़माने में, तो आज उसका सामना करने के बजाय ये क्यों ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं ज़मानतों की या ताख़ीरी हरबों की, जबकि आम आदमी जो है वो तो इस निज़ाम अदल से बच नहीं सकता। अमीर अब्बास साहब, बात यह है कि निज़ाम अदल भी तो दोहरे मयार पे कायम है ना। वकील हमारे तगड़े हों तो हमें हफ्ते वाले दिन प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती है, बेशक हम अदालत में पेश हों या ना हो। मैंने ये सुना है कि प्रोटेक्टिव बेल के लिए आपका पेश होना ज़रूरी है। आपने हमजा शहबाज की बेल का देख लिया, गरीब आदमी जेलों में गल सड़ के मर जाता है, उसको सर दर्द की दवाई नहीं मिलती। यहाँ पूरे के पूरे मेडिकल बोर्ड तश्कील दिए जाते हैं। मैं सिर्फ नवाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, आसिफ जरदारी को भी इस किस्म की सहूलतें रही हैं पहले, और कई सियासतदानों को रही हैं। जेलों में भी क्लास है, A क्लास, B क्लास, C क्लास, इनका खाना घरों से आता है। आम कैदी को गला सड़ी रोटियां दी जाती हैं। गुजारिश ये है कि लॉ के जो ग्रे एरियाज़ हैं लीगल सिस्टम के अंदर, जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, या जो लेकोनी है उसको किसने दूर करना है? ये सियासी अशराफिया का काम नहीं है। पाकिस्तान में कई दफ़ा जुडिशरी बहुत मजबूत हुई, लेकिन जजों ने या तो जुडिशल एक्टिविज़म किया,
इफ्तिखार चौधरी की तरह वन साइडेड, या हेडलाइंस बनवाई दोपहर 2-3 बजे टेलीविज़न पे और वो अपना काम अधूरा छोड़ के चले गए। इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी कि लोअर जुडिशरी का क्या करना है, गरीब कैदियों को स्टेट प्रोसिक्यूटर कैसे मुहैया करने हैं, डिफेंस लॉयर कैसे मुहैया करने हैं, ये काम किसी ने नहीं किए। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात है तो हर अमीर आदमी ऐसे ही करता है कि तगड़े वकील खड़े करता है जिनसे जजेस भी मरूब होते हैं, लाजमी बात है, आप किसी से पूछ के देख लीजिए, और बेल्स भी मिल जाती हैं, बेल्स एक्सटेंड भी हो जाती हैं। और ये इस तरह अगर सिस्टम है तो इमरान खान को भी मेरा ख्याल है जिम्मेदारी अब है कि वो अवाम को बताएं कि जी हुकूमत इल गॉटन मनी का कोई पैसा रिकवर नहीं कर सकती है, अदालतों की जिम्मेदारी है। क्या ये अदालतों की जिम्मेदारी है? अगर है तो इमरान खान बताएं, अगर नहीं है तो बताएं कि उनकी हुकूमत काफ़ी हद तक नाकाम हो चुकी है। वादों को तो छोड़िए, वादों को तो छोड़िए अमीर अब्बास साहब, इकॉनमी का हाल देखिए आप, फिस्कल डेफिसिट, नैरो और श्रिंकिंग टैक्स बेस, ये अपना करंट अकाउंट डेफिसिट, स्टैग्नेंट एक्सपोर्ट्स, बुरा हाल है, लो सेविंग्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गैप। आई मीन यू स्टार्ट नेमिंग इल्स एंड बुक्स विल फिनिश। पेन की स्याही खुश्क हो जाएगी। कल मैं असद उमर को सुन रहा था, बिल्कुल सही। इनको ये नहीं पता कि 1100 अरब रुपए का डिफेंस बजट है और फौज तो डिलीवर भी करती है, उसके पीछे बड़ी तकलीफ है सियासतदानों को। ये नहीं बताते 1400 अरब रुपए, 1500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है, 1200-1400 अरब रुपए के एनुअल लॉसेस हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के। और तो और छोड़िए, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है कि 18 अरब डॉलर सालाना लॉस कर रहा है आपका पावर सेक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पुअर है, रिकवरी नहीं हो रही पुराने बिलों की, और चोरियां हो रही हैं, फलां फलां फलां। इसमें 42 IPPs हैं जो 25 साल से में चिमटी हुई हैं। इन 42 IPPs को 422 अरब रुपया सालाना हुकूमत अदा करती है। 4 मियां मंशा की हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखूं कराची स्टॉक एक्सचेंज में तो मियां मंशा की फैमिली होल्डिंग 40 अरब रुपए से ज्यादा नहीं बनती, जो कि 250-300 मिलियन डॉलर नहीं बनती। MCB भी है, फिर सेंट जेम्स होटल की मनी लॉन्ड्रिंग के स्कैंडल भी है। आई एम जस्ट नेमिंग वन ऑफ देम। मुझे बताइए हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? अब ये सवाल हुकूमत से बनता है कि हो क्या रहा है। आपने बड़ा जबरदस्त नुक्ता उठाया। मैं जरा राजा आमिर अब्बास साहब के सामने रखूं। राजा साहब, इमरान खान साहब ने कहा था कि पैसा रिकवर करेंगे, लूटा हुआ पैसा। अब अगर ये अदालती निज़ाम उसमें रुकावट है तो वज़ीर आज़म को चाहिए कि इस अदालती निज़ाम को ठीक करे, क्योंकि ये वज़ीर आज़म और उसकी हुकूमत ने ठीक करना है, ये किसी और ने तो ठीक नहीं करना। अब अगर अदालती निज़ाम ठीक है और वज़ीर आज़म या वज़ीर आज़म की हुकूमत में या काबीना में वो सलाहियत नहीं है, तो फिर वज़ीर आज़म आके कौम के सामने माफ़ी मांगे और कहे कि जी मेरे बस का काम नहीं है। ये अब 8 महीने होने को हैं, ये कोई तरीका तो नहीं है जिस तरीके से चल रही है हुकूमत। अमीर अब्बास, हम यहाँ पे किसी एक अदारे को ब्लेम नहीं कर सकते कि अदालती निज़ाम में मसला है, हम देखें नैब में मसला है, हम देखें पुलिसिंग में मसला है। मैं तो समझता हूँ सबसे बड़ा मसला तो हमारा पार्लियामेंट के अंदर है। पार्लियामेंट जिसकी ने लीडिंग रोल लेना है, जिसने इन तमाम मसाइल का हल निकालना है, गवर्नमेंट से ज़्यादा पार्लियामेंट का है। और पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस अगर आप पिछले 8 महीनों में देख लें, माँ सिवाय अपने ज़ाती केसों के या एक दूसरे पे इल्ज़ामात के, पंजाब असम्बली का अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के अलावा एग्जैक्टली कोई काम पार्लियामेंट ने नहीं किया। इस सिस्टम में एक फेलियर की तरफ जा रहे हैं बज़ाहिर। क्योंकि आप देखिए, अगर हम जुडिशल सिस्टम को देखते हैं तो इतने इनकंसिस्टेंट फैसले आ रहे हैं। एक फैसला कहता है चोर है, दूसरा कहता है नहीं कुछ भी नहीं है इसके खिलाफ। तो एक फैसला कहता है, एक अदालत कह देती है कि जी जमानत दे दें, दूसरी अदालत कहती है जमानत की तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि जी जमानत तो दी नहीं जा सकती बेल नैब के केसेस में। तो इतने इनकंसिस्टेंट व्यूज आ गए। जैसे अभी इन्होंने कहा कि जी हफ्ते वाले दिन चीफ जस्टिस साहब आते हैं और वो कहते हैं कि जी ये DB का मैटर है, 2 जजेस ने सुनना है, मुल्जिम भी पेश नहीं है। लेकिन मुल्जिम के घर के बाहर एक मुल्क के एक तहकीकाती अदारा वारंट्स लेके खड़ा है, 2 रोज से खड़ा है, और ये कहते हैं कि जी ठीक है आप वापस जाइए और इन्हें अरेस्ट नहीं करेंगे। फिर क्या होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने फैसले में कि जी नैब में बेल का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ग्राउंड्स होंगे तो बेल दी जा सकती है। आप देख लीजिए, हमजा शहबाज शरीफ साहब को बेल मिल गई 10-15 रोज की, फर्दर उन्हें जमानत मिल गई। तो अब ये तमाम चीज़ें हैं कि जो ना सिर्फ गवर्नमेंट को सोचना है, इस मुल्क के तमाम अदारों को, खासकर जिसको हम वो कहते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसको भी देखना है कि जनाब अगर जैसे बात हुई कि हम एक इकोनॉमिक फेलियर की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए आमिर अब्बास, लेट्स सी द रियलिटीज़। हमारा 13,000 अरब का कर्जा था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट खत्म हुई।
नून लीग की गवर्नमेंट आती है 27-28 हज़ार अरब पे ले जाते हैं। वजह क्या है कि ये बोरिंग हुई, पैसा कहाँ गया? पैसा कहीं नहीं मिला। और अनफॉर्चुनेट देखें कि पीपल्स पार्टी के दौर के दो प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी और राजा परवेज अशरफ साहब दोनों नैबज़दा है। अगले दौर में आ जाइए नवाज शरीफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी, ये दोनों नैब की केसेस हैं, एक कन्विक्ट हो चुके हैं। उस वक्त के सदर ममलिकत देख लीजिए जरदारी साहब, नैब की केसेस हैं। दोनों आप पिछले दौर के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एक मफरूर होकर बैठे हुए हैं लंदन में, दूसरा मिफ्ता साहब कोई ECL पे हैं, वो LNG का केस भुगत रहे हैं। तो ये व्हाट इज गोइंग ऑन? आप देखें KPK के पुराने जो उनसे CM थे खटक साहब, उनके खिलाफ केस है। सिंध के जो CM आपके बैठे हुए हैं उनके खिलाफ, मौजूदा भी और साहब भी, सबके शाह साहब भी पेश दोनों के खिलाफ इसी तरीके से बलूचिस्तान में हाल है। तो ये सिस्टम क्या डिलीवर कर रहा है? क्या इसी सिस्टम को लेके हम ये जो कह रहे हैं कि जाएंगे दुनिया में जियोपॉलिटिकल जो चेंजेस हो रही है, हमने वो एक पकड़ा हुआ है कि जी वो लिबरल डेमोक्रेसी हमारी चल रही और ये लिबरल डेमोक्रेट्स दुनिया में, इवन अमेरिका और यूरोप में उनका ग्राफ नीचे जा रहा है। आप चाइना को देखें, कहाँ की कौन सी डेमोक्रेसी, आप रशिया को देखें, पुतिन कौन सी लेके आता है, टर्की में आप देख लें, ईरान में देख लें, सऊदी अरब में देख लें, कंट्रोल डेमोक्रेसी के जरिए से उसने ठीक किया। जी डेमोक्रेसी ये जो सिस्टम है वो मुल्क के लिए, और आपने अपने मुल्क के हालात को देख के, आप इतने बड़े राजा साहब, आप पूरे सिस्टम को कंटेस्ट कर रहे हैं प्रोग्राम में बैठ के, यहाँ 18वीं तरमीम के बारे में आप बात नहीं कर सकते इस मुल्क में। अगर आप बात करें तो आपको एंटी डेमोक्रेसी कहा जाता है। कहने दें जनाब, अब वो स्टेज आ गई है कि जहां मैं समझता हूं कि अदारों को और एस्टेब्लिशमेंट को और गवर्नमेंट को ये चीजें मैटर नहीं करेंगी कि ये कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो ये मुस्लिम लीग नून या PTI या शख्सियात भी मैटर नहीं करनी चाहिए। इस वक्त जो चीज मैटर करती है वो ये है कि पाकिस्तान ने सर्वाइव करना है, पाकिस्तान ने एक इमर्जिंग पावर बन के इस खित्ते में ऊपर आना है। उसके आने के लिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने पड़ेंगे, अदरवाइज डिलीवरेंस का कोई हाल नहीं है। लेकिन वो कैसे होगा जी? मौलाना फजलुर रहमान साहब की आज मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से, कुछ अर्सा पहले जरदारी साहब से भी उनकी मुलाकात है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज मुलाकात के बाद क्या कहा है, ये ज़रा सुनवाइएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक मुश्तरका किस्म की जो तशवीश हम दोनों ने महसूस की बैठते, वो इस वक्त जो मुल्क में बदतरीन किस्म की एक महंगाई और जैसे आम आदमी की ज़िंदगी को उन्होंने जिस तरह अजीरन किया है और जिस तरह पाकिस्तानी मईशत जो है इस वक्त खचकोले खा रही है, इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश उनको भी थी। तो ये सारी चीज़ें इसी के इर्द गिर्द सारी बातें घूम रही थी कि अब क्या किया जा सकता है कि हम इस सूरत हाल पर काबू पा सकें और मुल्क के मुस्तकबिल को हम महफूज कर सकें। राइट जी जनरल साहब, एक तरफ हुकूमत जो है वो अपने तरीके से कह रही है कि हम जमहूरियत बचा रहे हैं, मुल्क बचा रहे हैं एहतसाब के नाम पर। दूसरी तरफ मौलाना साहब जो हैं उनकी मुलाकात हो चुकी है और इतलात ये हैं कि 5 या 6 जून के बाद, यानी ईद उल फितर के बाद हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन सड़कों पर आ सकती है और मामला हुकूमत के लिए जो है वो संजीदा किया जा सकता है। तो अपोजिशन अपने तरीके से जमहूरियत और मुल्क बचाना चाह रही है और इमरान खान साहब अपने तरीके से बचा रहे हैं। बीच में पिसेगा कौन सर? वो तो आम आदमी पिसेगा ना। देखिए, मैं पहले भी मैं बात की थी, फिर मैं दोहराना चाहता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान निशाने पर है। फजलुर रहमान हो, नवाज शरीफ हो, असद जरदारी, ये टोटली इर्रेलेवेंट है इस वक्त। और आपकी आवाम के जो मुश्किलात हैं, अगर आप उनको देखते हैं तो उनकी नज़र के में तो ये बिल्कुल बेमानी चीज़ें हैं सारी जो ये बातें कर रहे हैं। ये उनको जमहूरियत आप बताइए, जिसके घर में खाना नहीं है उसको क्या जमहूरियत देंगे आप उसको? आप उससे वोट लेने के लिए एक बिरयानी की प्लेट पे उसको खरीद लेते हैं, उसको आप क्या जमहूरियत देने की कोशिश करें? जमहूरियत है क्या? मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आ सकी जमहूरियत है क्या। अभी आप बात कर रहे थे, राजा साहब भी बात कर रहे थे 18वीं तरमीम की। 18वीं तरमीम ने जो कहते हैं कि हमारी पार्लियामेंट सुप्रीम है, होनी चाहिए थी। पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो एक जकड़ा हुआ निज़ाम है उसमें ये पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा वो मकड़ी की जाल में फंसी हुई है। ये 2 या 3 शख्सियात जो पार्टी लीडर्स हैं वो इनको कंट्रोल करते हैं। ये उनकी मर्जी के बगैर सांस नहीं ले सकते। हमारे जो मेम्बरान बैठे हुए हैं, हम इनको तनख्वाहें भी दे रहे हैं, हम इनकी सारी पोस्ट को भी देख रहे हैं। ये क्या करेंगे काम? क्या ये जब आप देखिए कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई कानून बनने के लिए जब जाता है तो उसमें पता नहीं कितना अर्सा लग जाता है। मैं पिछले पार्लियामेंट के साथ 2 चीज़ें आपको बयान करना चाहता हूँ। पूरी पार्लियामेंट ने पास कर दिया, जो सेनेटर जो बैठे हुए हर रोज़ हर एक को गालियाँ दे रहे होते हैं, वो हमारे जो पुराने चेयरमैन थे सेनेट के, वो भी बैठे हुए थे, वो पास हो गया बिल। बाद में हमारे एक सेनेटर थे अहमदुल्ला साहब,
उन्होंने पॉइंट आउट किया, भाई ये आपने ये जो फॉर्म बनाया है खत्म नबूवत के सिलसिले में, ये आपने क्या किया, पास हो गया हुआ कानून, ये जो हमारे 400, 500, 600 जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए, उनमें से किसी एक ने ये देखने की जहमत गवारा नहीं की कि आप कर क्या रही हैं। फिर उसी सेनेट ने जिसने बिल पास कर दिया था, उसी सेनेट ने उसको वापस करना शुरू किया। फिर हम शुरू हो गए झूठ बोलना सबके साथ, ये जी क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है, जो पिछले स्पीकर थे हमारे पास। तो इस पार्लियामेंट से तवक्को रखते हैं आप इससे। दूसरा, जब ये पार्लियामेंट जब नवाज शरीफ साहब का जब मसला बना, सुप्रीम कोर्ट ने उनको पार्टी के बारे में जो नाअहलियत कर दी थी, तो विद इन आवर्स एक कानून बना, पास हो गया सारा इस पार्लियामेंट से। इस पार्लियामेंट ने 10 साल में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल सही तरीके से पास नहीं किए। इस पार्लियामेंट ने आपके नैब के बारे में सब शिकायत कर रहे हैं। इस पार्लियामेंट से नैब के जो मामला थे वो ठीक नहीं हो सके। इस पार्लियामेंट से जो आपके मसाइल दूसरी तरह उठ के आ रहे थे, जिसमें आपके माली मसाइल भी हैं, जिसमें आपके जुडिशल सिस्टम भी है, उसको ठीक नहीं कर सके ये लोग। ये करना चाहते नहीं है, इसलिए नहीं करना चाहते। इसी जुडिशल सिस्टम से ये लूप होल निकाले जाते हैं और ये लूप होल इनको बचा के रखा हुआ है सारा। इसमें सारा मुल्क इस वक्त गिरवी या मैं समझता हूँ जकड़ा हुआ है उन लूप होलों से, मूशगावियों से जो ये निकालते हैं। और बदकिस्मती से हमारे जजेस भी इस तरफ बह जाते हैं। और मैं ये आज की अगर तारीख में आप पूछ लेंगे पाकिस्तान में, आप मुझसे ये अगर आप सर्वे करवा लें तो पता करें कि किस हद तक लोग सेटिस्फाइड हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त लोग जो है सेटिस्फाइड हैं। एक तो महंगाई है, दूसरा जो निज़ाम अदल की सब बार बार बात कर रहा हूँ, आम आदमी के बारे में शाह साहब ने बात की, किसी को कोई शक है 20-20, 30-30, 40-40 साल मुकदमे चलते रहते हैं, लोग जेलों में मर जाते हैं, बाद में पता चलता है बेगुनाह था बंदा, उसको रिहा करने का हुक्म मिल जाता है इसमें। तो खुदा के लिए अवाम के मसाइल कुछ और हैं, फजल रहमान साहब का मसला कुछ और है, नवाज शरीफ साहब का मसला कुछ और है, जरदारी साहब का मसला कुछ और है। ये सब बिल्कुल ठीक होगा अगर इन सब को ये सारे जो मसाइल खत्म कर दिए जाए इनकी। बिल्कुल सही। मुझे ब्रेक पे जाना है जनरल साहब, मैं जरा ब्रेक से पहले आपकी इजाजत से साबिर शाह साहब से कमेंट ले लूं। साबिर शाह साहब, आज शहबाज शरीफ साहब को नैब ने बुलाया था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब नैब नहीं गए। नैब इनका इंतजार करता रहा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब नैब नहीं गए। कल हमजा शहबाज शरीफ साहब को बुलाया हुआ है नैब ने। 11 तारीख को अकरम दुरानी साहब को बुलाया हुआ है, जो कि वज़ीर आला थे मौलाना फजल रहमान साहब के। और मौलाना फजल रहमान साहब जमहूरियत बचाने के लिए जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। देखिए अमीर अब्बास साहब, अगर यही सिचुएशन रही तो मेरे ख्याल है चेयरमैन नैब को इस्तीफा दे देना चाहिए फौरन। अगर ये हाथ नहीं डाल सकते लोगों के ऊपर, और अगर इनके आदमियों को मारा जाता है हमजा शहबाज शरीफ के घर के बाहर, अगर इनकी कोई बात नहीं सुनता, ही शुड रिजाइन फोर्थविथ। नंबर 2, मैं राजा आमिर अब्बास साहब की बात को जरा आगे बढ़ाता हूँ कि देयर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहाँ कंट्रोल डेमोक्रेसीज हैं, जहाँ पे डिक्टेटरशिप्स हैं, रही हैं और हैं। रशिया है, चाइना है, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया है। देखिए इनकी तरक्की देखिए कितनी है। ये बिल्कुल एक हमें मिसगाइड किया जाता है कि डेमोक्रेसी हो तो तरक्की होती है, और अगर हो भी डेमोक्रेसी तो सही डेमोक्रेसी हो ना। ये असेंबली तो चल ही नहीं रही ना। इमरान खान प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करते हैं ना, कहते हैं असेंबली तोड़ देता हूं। अब चल ही नहीं रही तो करना क्या, 6 तो बिल पास हुए हैं। दूसरा, जनरल साहब फरमा रहे थे बिरयानी की प्लेट वाला। अब देखिए अगर बिरयानी की प्लेट पे वोट बिकेंगे तो मैं आपको एक बात बताऊं हिस्ट्री से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 322 साल पहले अरस्तू की पैदाइश होती है, और उसके दौर में ये एक डिबेट हुई, हु शुड वोट देने का हक किसको दिया जाए। पाकिस्तान एक आइडियल मुल्क है जहां पे इस बहस को दोबारा शुरू करवाया जाए आज 2500 साल के बाद, क्या बिरयानी की प्लेट वाले लोगों को भी वोट का हक दिया जाए। अगर इस तरह वोट बिकने हैं, इस तरह वोट होंगे, तो फिर इसी तरह के लीडर आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान से कोई इतराज नहीं है मुझे, इन्फ्लेशन नहीं है। आपकी इतला के लिए दिस इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? ये हाइपर इन्फ्लेशन से ऊपर होती है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, आपने बड़ा जबरदस्त 2500 साल के बाद अब ये बहस होनी चाहिए पाकिस्तान में कि क्या बिरयानी वालों को भी वोट का हक मिलना चाहिए या नहीं। यानी जो बिरयानी के नाम पर वोट दे देते हैं बिरयानी के प्लेट पे, अगर आप जो चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर आप उनसे पूछे तो वो कहेंगे कि क्या पीएचडी और मास्टर और ग्रेजुएट्स जो हैं उनको वोट का हक मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनसे इनको वोट नहीं मिलेंगे, इनको बिरयानी की प्लेट वालों से वोट मिलेंगे। तो ये उनसे वोट का हक फिर भी ले लेंगे, बिरयानी की प्लेट पर वोट देने वालों से वोट का हक कभी भी नहीं लेंगे। एक ब्रेक से वापस आते हैं, राज साहब से बात करते हैं।
ब्रेक के बाद खुश आमदेद। हुसैन नवाज साहब के जो वारंट हैं इंटरपोल को मौसूल हुए, लेकिन इंटरपोल ने उनकी हवालगी जो है वो मुस्तरद कर दी है राजा साहब। और अब इसहाक डार साहब के हवाले से भी हुकूमत पंजाब पाकिस्तान ने दरख्वास्त की थी, लेकिन इंटरपोल ने अदम इत्मीनान का इजहार किया है हुकूमत पाकिस्तान के मौक़िफ़ पे और हुकूमत से कहा है कि हमें मज़ीद सबूत शवाहिद या दस्तावेज़ात दी जाएँ। तो हम अंदर से तो मारे ही जा रहे हैं अपने इदारों से, बाहर से भी हमें कोई ताउन करने को तैयार नहीं। मेरे पास इंटरपोल इदारा दुनिया में कहीं भी जो मनी लॉन्ड्रिंग या ये बड़े बड़े केसेस होते हैं उनको यकीन कीजिए वो हाथ डालने के लिए नहीं बैठा हुआ। लंदन जो सा है हब है, दुनिया जहान के डाकू खासकर थर्ड वर्ल्ड कंट्री के जो पॉलिटिशियंस हैं दुनिया से पैसा चोरी करके वहां पे जाके डंप किया हुआ है, पार किया हुआ है। आपको कभी भी वहां से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। आपने तो कहा था कि हम वो ट्रीटी साइन कर रहे हैं बायलैटरल, दैट इज ओनली अ लीगल वे कि आप किसी को वापस ला सकते हैं। लेकिन MOU के बाद वो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी आए थे होम के, उसके बाद हमने कुछ नहीं देखा कि क्या प्रोग्रेस है उस एंड पे। एंड नंबर 2, आप उधर उनके वारंट्स एग्जीक्यूट करते हैं। हसन हुसैन, ये पूरी शरीफ फैमिली की, क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज खत्म हो गई? क्या ये शुगर मिलें इनकी बंद हो गई? क्या इनकी अरबों खरबों की, रमजान शुगर मिल आज भी चल रही है, अरबों खरबों की इनकी प्रॉपर्टीज आप कन्फिस्केट नहीं कर सकते। आपने अगर इनको मफरूर करार दिया हुआ है तो आपने कब्जा किया। ये लॉ में है कि जब आप किसी को मफरूर करते हैं तमाम चीजें अटैच कर लेते हैं। प्रॉफिट्स उनके आ रहे हैं। नैब क्या करती है? नैब ये करती है कि जी पहले दिन आज चीनी को पकड़ लिया, पता नहीं अफजल चीनी, तो आज फलाना आज को हथौड़ा पकड़ा गया है, कल को छुरा पकड़ा बड़ा जाएगा। टीवी में होगा। मेन लोग तो पकड़ते नहीं है उनके जी, ये बड़ा नीचे से वो आज चीमा 1.5 साल से रखा हुआ है, फवाद हसन फवाद रखा हुआ है। एक तरफ शहबाज शरीफ को बुला लिया नैब ने आज, और आज ही सुप्रीम कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब की बेल कैंसलेशन जो लाहौर से हुई है वो पिटीशन लगी हुई थी, और नैब ने कहा जी हमें तो तारीख दे दें, आज हम तैयार नहीं हैं शायद। और मजबूरन कोर्ट ने कहा, सुस्त गवाह चुस्त। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जनाब जब नैब को अपने केस से इंटरेस्ट नहीं है तो हमको क्या फिर जल्दी पड़ी हुई, उठा के उन्होंने भी उधर। तो ये तो परफॉर्मेंस है नैब की कि जनाब पहले दिन बड़ी चीज़ें दिखाते हैं, उसके बाद ना प्रोसिक्यूशन करते हैं ना इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली करते हैं। अगेन बात वही आ रही है कि ये हम खाली नैब को या किसी एक अदारे को, अमीर अब्बास बात नहीं करते, ये पूरा एक आपस में सिंक्रोनाइज करना होता है तमाम अदारोों को। वो चीज़ मिसिंग है। पार्लियामेंट में कुछ नहीं हो रहा, अदारों में कुछ नहीं हो रहा। स्टेट बैंक को देख लें, कौन लगा हुआ है गवर्नर, वही आपका जिसने 200 बिलियन का कहा था, बाजवा साहब। आप FBR को देख लें, हुकूमत खुद आके कह रही होती है रोज प्राइम मिनिस्टर साहब के जी ये FBR जो है इसको दुरुस्त करना पड़ेगा, वो दुरुस्त अगर ठीक ना हुआ तो मैं नया FBR बनाऊंगा, अब वो दुरुस्त नहीं हो रहा। आप आके कहते हैं कि जी हमारी जो सी किसी अदारे को देखें कि जनाब इसमें हम क्या करें। ब्यूरोक्रेसी कहती है कि जनाब आजकल के दौर पे नैब की वजह से हम तो कोई काम ही नहीं कर रहे, हम तो खौफ की वजह से काम नहीं कर रहे। अरे बाबा, अगर आप सीधा काम करोगे तो आपको किस चीज़ का खौफ है? अगर आप ऑनेस्ट हो, आपने एज पर बुक्स काम करना है। नहीं जी, ना तो हम प्रोक्योरमेंट करेंगे, ना टेंडरिंग करेंगे, ना रिक्रूटमेंट करेंगे, हमें तो नैब से खौफ है। ये एक अजीब सी सिचुएशन है जिसका हल निकालना इस मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो प्रेसिडेंट है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्हें वाकई ही सीरियसली सोचना है कि इन अदारों को अगर आप दुरुस्त नहीं करेंगे। खान साहब आए थे कि मैं अदारों को मजबूत करूंगा। इस निजाम में तो खान साहब को 100 साल और भी इक़्तिदार मिल जाए तो ये ठीक नहीं होगा। देखिए खान साहब कुछ कर, क्योंकि निजाम ठीक नहीं करे ना खान साहब। लेजिस्लेशन कर सकते हैं, उनकी लेजिस्लेशन की टीम देख ली, हमने तो नहीं देखा। वो लॉ मिनिस्टर साहब की जी पता नहीं कौन सी अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, कोई अभी तक पार्लियामेंट में। आप बताइए, पार्लियामेंट वो अदारा होता है जहां पे पॉलिसी साज जो पॉलिसीज देता है। हमारे पार्लियामेंट में क्या पॉलिसीज आ रही हैं, और ये कहते हैं कि जी करप्शन के खिलाफ हम जहाद करेंगे, सबसे बड़ा नासूर है। तो करप्शन के जो लॉज बनाने हैं, अमीर अब्बास, लेट्स सी द ग्राउंड रियलिटीज। करप्शन के लॉज बनाने हैं, चाहे वो इमरान खान साहब की पार्टी है, उसमें देखिए कि पार्लियामेंटेरियंस कितने के ऊपर नैब के केसेस हैं। पीपल्स पार्टी को देखिए, उनकी आला क़यादत से लेकर नीचे तक एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व इन करप्शन केसेस। नून लीग को आप देख लीजिए, पूरी फैमिलीज और हर आदमी कर। तो क्या आप समझते हैं कि ये पार्लियामेंटेरियंस कोई इतनी सख्त कानून साजी करेंगे कि इस मुल्क में करप्शन का नासूर खत्म हो? ये हम अपने आप को बस एक ख्वाब में रखा हुआ है, हेलुसिनेशन है। अदरवाइज ये इफेक्टिवली कुछ भी नहीं हो रहा। जनरल साहब, हसन और हुसैन की तो शायद पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी ना हो, वो बाहर है। जिस तरह राजा साहब ने कहा कि जो नहीं वापस आ रहा, तो रियासत को चाहिए कि वो उनकी प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट करे। रियासत को चाहिए कि उनकी प्रॉपर्टीज रियासत के कब्जे में आए।
और उसके बाद उनको लिक्विडाइज करें, उनकी नीलामी करें, पैसा आप कौमी खजाने में जमा करवाएं। अगर सुलेमान शहबाज वापस नहीं आ रहे हैं बार बार बुलाने के, अगर अली इमरान साहब दामाद जो हैं शहबाज शरीफ साहब के वापस नहीं आ रहे हैं, तो सुलेमान शहबाज जो हैं वो तो रमज़ान शुगर मिल जो है वो उसको ओन करते हैं, ये फैमिली ओन करती है। तो ये अदम दिलचस्पी लग रही है, लग रहा है कि ये फिर से भटक गया सारा निज़ाम। ये जो वादे हुए थे इमरान खान साहब की तरफ से भी, चीज़ें उस तरह से कन्वर्ज नहीं हो रही हैं जहां पे होनी चाहिए थी। देखिए, इमरान खान साहब का, उनकी टीम का भी एक बहुत बड़ा सीरियस मसला ये है कि ऐलानात तो बहुत करते हैं, लेकिन जिस काम करने के लिए जिसके पीछे होमवर्क सारा कुछ होना चाहिए वो इनके पास नहीं है। इन्होंने किया ही नहीं। किसी एक जो सेगमेंट है आपका या फैक्टर है या जो भी एस्पेक्ट है गवर्नेंस का, किसी एक का होमवर्क इनका नहीं है। इकॉनमी चूँकि आजकल फोकस में सारी दुनिया के सामने ये बात आ गई है, लॉ की बात आया साहब ने कर दी है। इसमें आपने अगर आप ख़ास एक पैगाम लेकर एक मकसद लेकर आए थे, कम से कम उस पर तो होमवर्क पूरा होना चाहिए था ना, कि हमारे बेसिक लॉज जो स्ट्रक्चर है उसमें ये खराबी है, हमारा जो अदालती निज़ाम है उसमें ये खराबी है, हमारे जो ये नैब है उसमें ये मसाइल हैं, हमारी कम से कम उसको तो ठीक कर लेते हैं। जो जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्नमेंट का ताल्लुक था, जहाँ पे कानून साजी की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ भी हम कुछ नहीं कर सके। तो फोकस भी नहीं है, उसके पीछे डिटेल वर्क भी नहीं है, उसके पीछे मेहनत भी नहीं है। और फ्रैंकली मैं आपको ये बताऊँ कि चाहे वो पीस पार्टी हो, नून लीग हो या PTI हो, सब के अंदर से जो 62 हल्के हैं उनमें, इन पार्टियों के अंदर, ये सब वो हैं जो इस सिस्टम से फ़ायदा उठा के बैठे हुए यहाँ पर इन वन फॉर्म और दी अदर। वो कभी इस सिस्टम को चेंज नहीं होने देंगे। और जब इमरान साहब कह रहे थे कि मैंने इनको इलेक्शन में हरा कर स्टेटस को ख़त्म कर दिया है, तो स्टेटस को सिर्फ ये नहीं था कि इस पार्टी को हटा दिया या नून लीग को हटा, स्टेटस को तह दर तय है आपका, जिसमें आपके ब्यूरोक्रेसी भी आती है, जिसमें आपके सियासतदान भी आते हैं, जिसमें आपका जो पुलिसिंग निज़ाम है वो भी है, सब चीज़ें उसमें शामिल है। ये अब मुझे ये बताइए कि जब हमजा शहबाज साहब को गिरफ्तार करने गई थी नैब, उनको नहीं पता था कि सही होगा? उन्होंने क्यों अपने सारे काम नहीं किया हुआ? उस दिन वो क्यों गिरफ्तार नहीं कर सके उनको? ये आपको अपने लॉ इन्फोर्समेंट की बेबसी बेचारी नज़र नहीं आती? इसका इम्पैक्ट एक आम आदमी जो बाहर बैठा है उसके ऊपर क्या होगा, बताइए मुझे ये सारा कुछ। तो होमवर्क बेसिक जो काम करने वाला है किया नहीं है इन्होंने। आप अगर सही तरीके से काम करते, आज खड़े होकर इमरान खान साहब अगर पब्लिकली बात करते, जी मैं ये करना चाह रहा हूँ, मुझे कानूनी इजाज़त नहीं देते, या मैंने कोशिश की है, मेरे ये मसाइल हैं, आप बताइए मैं क्या करूँ। अगर वो नहीं कर सकते और सारी कौम को भी हम लटकाया हुआ है और रोज के हिसाब से हम ये देख भी रहे हैं सारा कुछ जो हो रहा है। जनरल साहब सॉरी फॉर इंटरप्शन, जनरल साहब प्राइम मिनिस्टर को और पैसा खर्च कर रहे हैं हम। प्राइम मिनिस्टर को रेफरेंडम करवाएं, प्राइम मिनिस्टर सदारती ऑर्डिनेंस लेकर आए, जो कुछ होता है करें प्राइम मिनिस्टर। इस तरीके से मुल्क को चलाना जो है इसके लिए तो नहीं होता। अगर तो फोकस हो ना, मैं यही कह रहा हूं ना, अगर तो फोकस होता और उनके सही इरादे पूरे मजबूत होते तो बहुत कुछ किया जा सकता था। अवाम तैयार थी, अब भी तैयार है अवाम। उसको जाके बताएं अवाम को, इस मुल्क में रेफरेंडम कराएं। 18वीं तरमीम जिसने इस मुल्क को जकड़ के रख दिया है, इस मुल्क के हालात किसी हद तक बिगाड़ दिए, सारी तरमीम को देखिए आप। आइन कोई मुकद्दस सहीफा नहीं है, इसको बदला नहीं जा सकता। इसको ये सिर्फ इसलिए उसको प्रोटेक्ट किया जाता है कि इनसे इनके अपने अपने लिमिटेड इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड है। इससे ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम नहीं किया गया इससे। तो मैं आपसे बात ही कर रहा हूँ कि आप बात करें अवाम के साथ जाके, अवाम को बताएं कि ये मसाइल हैं, अब क्या करूँ मैं आपसे। अगर तो आपको ये निज़ाम हमें सूट नहीं कर रहा और नहीं सूट कर रहा हमें ये निज़ाम, सही है, हम इसको चेंज करना है, क्योंकि इस निज़ाम में जिस तरीके से तरतीब दे दिया गया है, इसमें से तो मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती इसमें से। बिल्कुल सही। शाह साहब, इंडिविजुअल बहुत अच्छे भी हों तब भी वो कुछ नहीं कर सकते। शाह साहब, ये बहुत $1 बिलियन स्टेटमेंट दिए आपने कि इतने अच्छे ना हो, आपके पास अरस्तु सारे पाकिस्तान में क्यों ना पैदा हो जाए। ये निज़ाम चोक कर चुका है इस रियासत को। ये निज़ाम जो है ये इसने ऐसे चोक कर दिया है, हैंडकफ कर दिया है निज़ाम ने रियासत को कि रियासत चल नहीं सकती है। अब ये जो आइन है ये कोई डिवाइन लॉ तो नहीं है, ये मैन मेड लॉ है। जो डेमोक्रेसी है, ये जो पार्लिमानी सिस्टम है, ये भी मैन मेड सिस्टम है, कोई डिवाइन सिस्टम तो नहीं है। तो अगर इंसानों ने ये बनाया था तो इंसान इनको तब्दील भी तो कर सकते हैं ना। इनको हरफ आखिर क्यों बना दिया गया? अमीर अब्बास साहब, यू हैव स्टोलन माय वर्ड्स। मैं आइन की तरफ तो बाद में आऊँगा, पहले आप सब हाज़रीन मुझे ज़रा रियासत की डेफिनेशन दें स्टेट की। मुझे बताइए, इसमें हुकूमत भी होती है क्या? इसमें जुडिशरी भी होती है क्या? इसमें सदर भी होता है क्या? पाकिस्तान जैसे मुल्कों में
आर्मी भी होती है इसमें, सब उसमें सब मुझे ये डेफिनेशन आप लेके दें और इस पर पूरा प्रोग्राम करें। अगर ये डेफिनेशन मेरे वाली ठीक है कि इसमें आर्मी भी है, इसमें जुडिशरी भी है, इसमें सदर पाकिस्तान भी है, इसमें वजीर आजम भी है, तो फिर ये डायकोटोमी इतनी ज़्यादा क्यों होती है जिसको एनॉमलीज को दुरुस्त कोई नहीं करता। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक तरफ हम एमनेस्टी स्कीम चला रहे हैं कि लूटा हुआ पैसा ले आओ, कोई नहीं पूछेगा। दूसरी तरफ सिर्फ एक मलिक रियाज बैरिया टाउन वाला आपके काबू आता है, आप पूछे 460 अरब कहते हैं 7 सालों में दे। अगर तो मलिक रियाज अकेला चोर है पाकिस्तान में तो वेरी गुड, बाकी चोरों से क्यों नहीं निकलवा रहे आप? फिर आपने एक आदमी को गिल्ट के कटहरे में खड़ा कर दिया और चोर करार दे दिया क्योंकि वो मान गया अच्छा जी मैं देता हूं, बाकी चोर किधर है यार? ये किस तरह की डायकोटोमी है? यहां लोहारों के बच्चे अरबपति हो गए, तरखानों के बच्चे खरबपति हो गए। तो ग्रोथ की भी कोई लिमिट होती है यार, मेटेओरिक राइज कोई और चीज होती है। ये मतलब 15-15, 20-20 सालों में खरबों डॉलर कहां से आ गए हैं लोगों के पास? व्हाट आर द कोर्ट्स डूइंग देन? व्हाई इज द एस्टेब्लिशमेंट साइलेंट देन? व्हाई इजंट इमरान टेलिंग अस? मुझे बताइए ना आप। चीफ जस्टिस साहब क्यों नहीं इस पर रोशनी डालते? सुओ मोटो हम क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं कहते कि जी मैं उस चीफ जस्टिस साहब उस बेंच का हिस्सा थे जिसने जुलाई 28, 2017 को फैसला दिया कि नवाज शरीफ साहब चोर है, इसलिए उनको निकाल दिया वजारत उस्मा से। बिल्कुल। अब जो मतहत अदालतें हैं वो जमानतें ले रही हैं, बल्कि एक जमानत खुद चीफ जस्टिस साहब ने खुद ली। चीफ जस्टिस साहब ने चीफ जस्टिस बनने के बाद। और भाई क्या हो रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रही। मैं तो फिर यही कहूंगा कि इस तरह की बहसें शुरू कराएं, हु शुड वोट, कोई तो पूछे। जुडिशरी के खिलाफ बात नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट ऑफ वोट लग जाती है। आर्मी कहती है मेरा नाम नहीं लेना, इमरान खान कहता है मैं टीवी बंद कर दूंगा। किसके खिलाफ बोलना है यार आपने? तो मेरा ख्याल है इन प्रोग्रामों की जो वैल्यू है जो आप और मैं कर रहे हैं, ये किसी दरवाजे पे जाके दस्तक दें। देखिए, दरवाजा जो दस्तक वाले हैं वो लोगों को पता है। अब हमारे मुल्क में बात हो रही है कि जी जो 5th जनरेशन वॉर में हम आ चुके हैं, हम ये जंग लड़ रहे हैं। ये जंग जब दुनिया में लड़ी जाती है तो हमारे जैसे मुल्कों में जानबूझ के ऐसे सिस्टम लाए जाते हैं कि वो सिस्टम मजबूत ना हो। हमने अगर ये जंग जीतनी है तो अपने सिस्टम्स को चेंज किए बगैर हम नहीं करेंगे। यकीन कीजिए, आपके पार्लियामेंट्स के अंदर आपके जो सिस्टम को इस शेप में रखे हुए लोग हैं वो तमाम इस जंग का हिस्सा हैं और वो चाहते नहीं है कि कोई इस मुल्क में चेंज आए। स्टेट आप देख नहीं रहे, जैसे जनरल साहब ने बात की कि जी 3 अमेरिकन सेनेटर्स कहते हैं पाकिस्तान को IMF के बेल आउट पैकेज नहीं देना चाहिए। आपने देखा नहीं कि पोम्पियो को कितनी तकलीफ होती है। वजह क्या है? क्योंकि आपने देखा नहीं कि जब इलेक्शंस हो रहे थे तो इंडिया के एक मिनिस्टर ने कहा कि जी हमने तो नवाज शरीफ पे बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो आपने इन लोगों को अब फिगर आउट करना है। आपने कहा जी इतना कुछ किया तो इनको सजाएं अगर आप नहीं देंगे, आप अगर एग्जाम्पल्स नहीं बनाएंगे, आप अगर लोगों को ये बताएंगे नहीं कि जी ये पैसा बिल्कुल, इन्होंने शाह साहब ने सही कहा कि मलिक रियाज एक क्या उसने वो जो MDA की जमीन दी थी या वो जो वहां पे था वहां के ब्यूरोक्रेसी ने कुछ नहीं किया था। उन्होंने मलिक रियाज ने जो लाहौर में इतना बड़ा स्नान कर लिया है, सब पाक हो गए, पवित्र हो गए। रियाज ने लाहौर में इतना बड़ा एक महल बना के दे दिया, वो मुफ्त में दे दिया था। क्या वो जो इन्वेस्टिगेशन थी, अब फिर यहाँ हमारा अदालती सिस्टम है कि अदालत ने कैसे नैब को मना कर दिया कि आप रेफरेंस फाइल नहीं करेंगे। क्या वो जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध का था उसने जो अलॉटमेंट्स की हैं, वो जो स्टील मिल की जमीन उठा के दे दी है, बहुत से ऐसे केसेस हैं। वो इतने लोग जो आपने पकड़े वो क्या है? वो उनको आपने सिर्फ हुसैन लवाई को पकड़ना है या आपने सिर्फ अनवर मजीद या आपने ये जो चीनी को पकड़ना है? ये है उनके फ्रंट मैन। असल लोगों को जब तक आप पकड़ के सजाएं नहीं देंगे, यकीन कीजिए ना अकाउंटेबिलिटी होगी ना ये सिस्टम आपका क्लियर होगा। आपने इसको क्लिंस करना है। क्लिंजिंग में फिर आपने ये नहीं देखना कि ये किसका चेहरा है या इसके कनेक्शंस कितने हैं या इसके फैमिली वालों ने कितने जर्नैलों से दोस्ती की हुई है, कितने ब्यूरोक्रेट से दोस्ती की है, रिश्ते हुए हैं। ये चीजें खत्म होंगी तो हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, गुलाम मुस्तफ़ा साहब और साबिर शाह साहब हमारे साथ थे। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।